हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच इकोनोमेट्रिक्स का सेकंड टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, पिछला जो वीडियो था उसमें इकोनोमेट्रिक्स का इंट्रोडक्शन बताया गया था आपको। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो एक बार उसे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इकोनोमेट्रिक्स में पढ़े थे क्या होता है इसमें, जो इकोनॉमिक्स थ्योरीज होते हैं उसे यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड स्टैटिस्टिकल टूल वो वेरीफाई करते हैं उस इकोनॉमिक्स थ्योरी को। ठीक है, तो वो कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उन स्टेप्स के बारे में ब्रीफली मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि टोटल देयर आर दीज आर 8 स्टेप्स, है ना, जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, मैथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में। क्लियर है? अब हम लोग फ्रॉम स्टेप नंबर 1 हम लोग डिटेल में जानेंगे वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, वो स्टेप्स का मीनिंग क्या है हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। कहता है फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथेसिस। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स में सबसे पहले कोई इकोनॉमिक्स थ्योरी जो है उसका क्या स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को लिया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो इकोनॉमिक्स जो होगा, है ना, इकोनॉमिक्स थ्योरी जो होता है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देता है। वो कह सकता है कि जब प्राइस राइज करेगा तो डिमांड फॉल करेगा, या जब प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज करेगा। ये थ्योरी दिया है ना, ये स्टेटमेंट है। क्लियर? उसी का वेरीफाई करना है हमें, उसी को वेरीफाई करना है यूजिंग दीज स्टेप्स। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी लिखेंगे, जिस चीज को हम लोग वेरीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लियर? तो वो क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है इसका केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन का। केन्स का कहना है यहाँ पे एग्जाम्पल में कि उनका जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन था, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से पक्का पढ़े होंगे, है ना। वो कहता है एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी हमारा बढ़ेगा, बट नॉट एज सेम रेट, है ना। लेकिन जो इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा वो ग्रेटर होगा इंक्रीज इन कंजम्पशन से। ठीक है, तो इनकम जब बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगा उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कहता है इनको एक्सप्लेन करने के लिए कैन सेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो एमपीसी होता है, एमपीसी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज, है ना, इन कंजम्पशन ड्यू टू 1 यूनिट चेंज ऑफ इनकम। क्लियर? ये क्या होगा, 0 से ग्रेटर बट 1 से कम होता है। क्लियर? अगर ये सही है तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, केन्स का कंजम्पशन फंक्शन y इक्वल्स मान लीजिए a प्लस बी एक्स है। ठीक है, जहां पे y का मतलब कंजम्पशन, x का मतलब मान लीजिए इनकम है। क्लियर? ये जो b हमारा है ये हमारा एमपीसी है। क्या है? एमपीसी है। इसका वैल्यू अगर 0 से ज्यादा बट 1 से कम आ रहा हो, मतलब 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, एक्स में जितना चेंजेस हुआ वाई में उतना चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब इनकम में जितना चेंजेस होगा उतना चेंजेस इनकम कंजम्पशन पे नहीं होगा। क्लियर? तो हमें यही यहां पे देखना है, स्टेटमेंट तो हमारा दे दिया कि इनकम जब बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और जिस रेट से इनकम बढ़ेगा उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। दैट इज एमपीसी 0 से ज्यादा तो होगा लेकिन 1 से कम होगा। ये स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी है। क्लियर है? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जब स्टेटमेंट हो गया तो दूसरा स्टेप हम लोग अडॉप्ट करेंगे जिसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, है ना। अब जो हमारा स्टेटमेंट था उसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कहता है द थ्योरी इज कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिकल मॉडल, जो थ्योरी हमारा था उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हियर इकोनोमेट्रिशियन सेलेक्ट वेरिएबल्स एंड स्पेसिफाई रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स थ्योरीज और हाइपोथेसिस, है ना। क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में जो इकोनोमेट्रिशियन होते हैं वो वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, है ना, कि क्या क्या वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे है, इनकम है, कंजम्पशन है। ठीक है, और उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने वेरिएबल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, 2 वेरिएबल, इनकम और
कंजम्पशन, ठीक है। उसको इन्होंने मान लीजिए हम लोग इक्वेशन के रूप में ले लिए, क्या है, C इक्वल्स बीटा 1 प्लस बीटा 2 y, क्लियर है। जहां C का मतलब है कंजम्पशन, Y का मतलब है इनकम, है ना। बीटा 1 जो है वो इंटरसेप्ट टर्म है, या तो ऑटोनोमस कंजम्पशन आप इसको बोल सकते हैं। बीटा 2 जो है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है, या फिर जिसको हम लोग एमपीसी भी बोलते हैं। तो बीटा 2 का जो वैल्यू है वो किसके बीच में आना चाहिए, 0 to 1 के बीच में ही होना चाहिए, क्लियर है। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, है ना। तो अब क्या काम है भाई, अब हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल, है ना। मैथमेटिकल फॉर्म में तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। अब उसे क्या करना होगा, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल के रूप में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम लोग लिखे मैथमेटिकल फॉर्म में C इक्वल्स बीटा 1 प्लस बीटा 2 y, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका एक सिंपल सा मीनिंग हुआ कि कंजम्पशन इंटायरली डिपेंड अपॉन इनकम। बट ऐसा तो नहीं है ना, कंजम्पशन सिर्फ इनकम पे तो डिपेंड नहीं करता है ना, और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ट्रेंड क्या चल रहा है इकोनॉमी में, आप जहां रह रहे हैं वो सोसाइटी के लोग वहां कैसे हैं, मींस मेनी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं अवेलेबल जो कंजम्पशन को अफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक रिलेवेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसको यू टर्म को हम लोग इसको यू टर्म ऐसे बोलते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस कर देंगे यू, ठीक है, यू आई लिख देते हैं, क्लियर, या सिंपली यू ही लिखते हैं फिलहाल हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि जब हम लोग वाई आई ना वाई लिखे तो फिर यू आई क्यों लिखेंगे, उसको यू ही लिखते हैं अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये टर्म मैंने यहाँ पे, अब ये बन गया हमारा इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, जहां ये कहता है कि कंजम्पशन डिपेंड करेगा आपका इनकम पे, साथ ही साथ कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ वैसे रेलिवेंट वेरिएबल होंगे जो मैथमेटिकली शामिल नहीं किया गया था, बट अब हम शामिल कर रहे हैं किसमें, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में, ठीक है। जो यू है एक, इसको एरर टर्म बोलते हैं, मतलब कंजम्पशन को अफेक्ट करता है इनकम, इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स है ना जो एरर है, जो छोड़ दिए थे जिसे, वो हमारा एरर टर्म कहलाता है, जिसको हम लोग रैंडम वेरिएबल भी, रियल रैंडम वेरिएबल होता है ये, ठीक है। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जब आपका टॉपिक आएगा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, वहां पे यूआई का अजम्पशन जानेंगे, तो वहां पे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल याद रखिएगा यू एरर टर्म है, जिसको रैंडम, जो रैंडम रियल वेरिएबल होता है, ठीक है, इसको स्टोचैस्टिक वेरिएबल भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए अब चौथा स्टेप है ऑब्टेनिंग द डेटा। अब हमारा काम है डेटा कलेक्ट करना। मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स थ्योरी दे दिया, मैथमेटिकल फॉर्म ले लिया, है ना, स्टैटिस्टिकल या इकोनोमेट्रिक्स फॉर्म ले लिया। अब डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना वो चीज वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए डेटा हमारे पास एक आया कि ईयर 2006 में 200 बिलियन डॉलर इनकम था, फिर 300, फिर 400, फिर 500, कंजम्पशन फिर 160, 200, 320, 360, ये हमारा क्या हुआ, डेटा आ गया, ठीक है। अब जब डेटा हमारे पास मिल गया तो पांचवा स्टेप आता है एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन था ना, वो इकोनोमेट्रिक्स मॉडल पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, किसको, बीटा 1 और बीटा 2 को, कैसे, यूजिंग लिस्ट स्क्वायर मेथड आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए आई थिंक आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि लिस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, C ऑन Y निकाल रहे हैं, कंजम्पशन हाइपोथेसिस, कंजम्पशन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ Y, ठीक है। C जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, Y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या होता है आपको याद होगा, इसमें क्या करते हैं, सिग्मा C इक्वल्स n बीटा 1 प्लस बीटा 2 सिग्मा y, ठीक है, बाय सिग्मा x y इक्वल्स बीटा 1 सिग्मा y का स्क्वायर, सॉरी सिग्मा y होगा सिर्फ यहाँ पे आपका होगा बीटा 1 सिग्मा y, क्लियर, एंड देन आपका आएगा प्लस बीटा 2 सिग्मा y का स्क्वायर, ठीक है।
ये इक्वेशन कहाँ से आया है हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे हम लोग क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी सिर्फ मेथोडोलॉजी जानना है तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जब इस पर आप यूज करके आप निकालोगे, अगर आपको पता चल जाए, ठीक है, आप इसको निकाल के देखना अगर आपको आता है तो, ठीक है। अब देखिएगा वहां पे क्या आएगा, बीटा 1 का वैल्यू 8 आता है, बीटा 2 का वैल्यू 0.72 आता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 8 जो है वो कहता है इवन जीरो इनकम होगा तब भी इतना बिलियन डॉलर का कंजम्पशन होगा, ठीक है। और जब वाई बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा ना, जैसे 1 रुपया इनकम बढ़ा अगर तो 0.72 रुपीज कंजम्पशन पे खर्च हो जाएगा, बाकी पैसा सेव होगा, ठीक है। ये वही कह रहा है, मतलब जिस रेट से इनकम बढ़ रहा है उस रेट से कंजम्पशन तो नहीं बढ़ रहा है ना। इनकम 1 रुपया बढ़ रहा है तो कंजम्पशन 0.72 बढ़ रहा है, मतलब 72% ही कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं। तो जिस रेट से इनकम बढ़ रहा है उस रेट से तो कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और यही तो हमारा इकोनॉमिक्स थ्योरी था, मतलब वेरीफाई हो रहा है। दैट इज जो हमारा कहाँ चला गया, ओके, फिफ्थ, हाँ 6 नंबर हमारे पास है। मतलब जो हमारा था, अब 6th हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। क्या बोला था मैंने, एमपीसी का वैल्यू 0 से ज्यादा बट 1 से कम होना चाहिए। 0.72 यहाँ आया है ना, मतलब हमारा हाइपोथेसिस सही था, हमारा जो इकोनॉमिक्स थ्योरी था वो बिल्कुल सही था। ये स्टेप आने के बाद हमारा इकोनॉमिक्स थ्योरी की जो वैलिडिटी है वो पता चल गई, मतलब स्टैटिस्टिकली ये ट्रू है, ठीक है, गलत नहीं है ना। तो अगर इस प्रकार से जब इकोनॉमिक्स थ्योरी जो कहा था यहाँ पे वैसा आ गया, तब तो हम लोग बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट या फिर ट्रू है। लेकिन अगर नहीं आता तो बोलते कि नहीं, हाइपोथेसिस जो हमारा इकोनॉमिक्स थ्योरी है वो गलत था, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अगर ये हो गया है ना, अगर ये काम हो गया तो अब इसके बाद हमारे पास 7th स्टेप आता है, प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग। अब हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, क्लियर। जैसे मान लीजिए कहता है कि हमको पता है हमारे पास हाइपोथेसिस कंजम्पशन फंक्शन निकल गया है, कितना, C इक्वल्स 8 + 0.72 y, है ना। अब हम चाहते हैं आगे का किसी ईयर में निकालने, कब, जब इनकम 800 हो, मान लीजिए इनकम 800 हो तो कंजम्पशन कितना होगा ये पता करना चाहते हैं, तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। 8 + 0.72 में पुट कर दीजिए y की जगह पे 800, तो हमारा क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 600 लिया, 600 ले लेते हैं, है ना, 600, यहाँ भी 600 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो कितना हुआ कंजम्पशन, 584 बिलियन डॉलर, ठीक है, ये कंजम्पशन हमारा होगा, क्लियर है। तो अब हम आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्लियर। तो अब 8th स्टेप है कहता है जब हमारे पास मिल गया, अब हमें पता चल गया ना कि हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन था वो सही है, तो अब हम लोग ना पॉलिसी पर्पस के लिए उसका यूज कर सकते हैं ना। ये पता कर सकते हैं कि भाई इतना इनकम होगा तब कितना कंजम्पशन होगा। मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है कि 700 कंजम्पशन हमको करना है, कम से कम 700 बिलियन डॉलर कंजम्पशन पहुंचाना है, तो उसके लिए इनकम कितना होना चाहिए। देखिए इस पे पुट कर दिए तो पता चल गया ना, y = 961.11। अगर अभी इनकम कम है तो सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे इनकम बढ़े ताकि कंजम्पशन लेवल 700 पहुंचे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। मुझे पूरा उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर जरूर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज का यहीं तक, धन्यवाद।